हेलो एंड वेलकम टू ऑल द यंग एंड ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द यंग एंड ब्राइटेस्ट नेशन। तो आज के इस सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा ये सत्र रहने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हाल फिलहाल में ये टॉपिक बहुत चर्चित है, और हाल फिलहाल में नहीं, लगभग पिछले कई सालों से ये टॉपिक बहुत चर्चा में बना हुआ है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारी चीजें सुनते हैं, कुछ नारे भी चलते हैं कि एक देश एक निशान दो विधान नहीं चलेंगे। फिर दूसरी तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि अगर ये लागू हो गया तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में आ जाएगा या चीजें गलत दिशा में चली जाएंगी। तो एक्चुअल में क्या स्टेटस है, क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या चीजें हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, तो उस तरीके को हम कहीं ना कहीं आज सब चीजों को जानने का एक थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ नोटबुक निकाल के बैठ सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो नोट डाउन कर सकते हो। तो एक इस चीज को शुरू करने से पहले हम एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने तैयार किया है कि हम किस तरीके से इसको थोड़ा और बेटर ढंग से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। कि लॉ से आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम इसकी। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जो ये सारा चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, कौन सी बला है ये कि इतना हवा देश में हो रखा है, सारी चीजें हैं। तो आखिर इसकी इसके बारे में जानने का फिर प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इंडिया में भारत में क्या हिस्ट्री रही है, कब से ये चर्चा में है, क्यों नहीं अभी तक चीजें हुई, क्या है, वो सारी चीजें हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि कॉन्स्टिट्यूशन यूसीसी के बारे में क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इसके बारे में वो भी हम कहीं ना कहीं जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में, वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। उसके बाद हम अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। और फिर हम देखेंगे कि हाल फिलहाल में जो करंट स्टेटस है यूनिफॉर्म सिविल कोड का भारत में, वो क्या है। यानी कि अभी क्या कुछ ऐसे लॉज हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आ रहे हैं या नहीं है। जो भी है वो हम आगे देखेंगे। और अंत में हम कहीं ना कहीं अपना जो भी डिस्कशन होगा उसको कंक्लूड करेंगे, और उससे एक वे फॉरवर्ड मिल के निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर और क्या बेटर वेज हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, या किसी और तरीके से भी हम इस चीज को, इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कि इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं क्या। ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। ठीक है। तो क्या मतलब लॉ क्या है। लॉ, तो लॉ की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो लॉ की डेफिनेशन कहती है लॉ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ स्पेसिफिक एरिया टू प्रोवाइड जस्टिस टू द नीडी वन। तो क्या है, मतलब ये क्या है कि ये सेट ऑफ रूल्स एंड regulations in a specific area to provide justice to needy one। मतलब एक कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ऐसा सेट है जो जब किसी को भी आवश्यकता के अनुसार न्याय की बात होती है तो कहीं ना कहीं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही न्याय मिलता है। तो एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाने का काम हमें करता है। अब इसमें भी हम देखेंगे लॉज। तो दो तरीके के लॉज होते हैं। पहला क्रिमिनल लॉज, ठीक है, और दूसरा सिविल लॉज। ठीक है। क्रिमिनल लॉज में अब क्या क्या आता है, क्रिमिनल लॉज में हमारे वो सारे केसेस आते हैं जो मर्डर से रिलेटेड है, फाइट्स से रिलेटेड है, ठीक है, अटैक्स, ठीक है, डकैती हो गया इसमें, फिर इसमें एक रेप केसेस, मतलब जितने भी जो हिंसक पद्धति के सारे केसेस हैं वो आते हैं। हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, फौजदारी के मुकदमे, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि ज्यादा बड़ा फौजदार लग रहा है। कि फौजदार मतलब कहीं ना कहीं जो पुलिस से रिलेटेड है, उन चीजों के बारे में बोलते हैं फौजदारी। फौजदारी मुकदमे या फौजदारी केसेस उनको ऐसे बोलते हैं। और सिविल लॉज में फिर क्या आता है, तो सिविल लॉज में हम देखेंगे कि सिविल लॉज में हमारी चीजें क्या आती है। सिविल लॉज में आती है हमारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी
डिस्प्यूट्स, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंस डिस्प्यूट्स या रेजिडेंस की सारी चीजें, फिर डाइवोर्स केसेस, मैरिज केसेस, मैरिज, ठीक है, चाइल्ड कस्टडी और रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो भी हमारे पर्सनल चीजें जो हैं, जो फैमिली की, अपने पर्सनल दो लोगों के बीच की, और लड़ाई झगड़े से उसका कोई खास इतना संबंध ना हो, जो डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कहीं सिविल लॉज में हमारे आते हैं, ठीक है। उसमें मेन चीजें यही है जो मैंने आप यहाँ पे अभी बताई है, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा मोटा मोटा समझ आ गया कि लॉज क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब हम थोड़ा कोशिश करेंगे चीजों को आगे समझने की, कि जो सारी की सारी चीज जिसके लिए आज हम यहाँ पे ये सेशन ले रहे हैं, कि क्रिमिनल जो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इज फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया विच वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन। मतलब कि पूरे देश के लिए जो हमारे सिविल लॉज हैं, हाँ एक बात मैं आपको बतानी भूल गया ऊपर, कि अभी जो चीजें हैं, जो क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, क्रिमिनल लॉज जो है पूरी कंट्री में सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए सेम है, सेम फॉर ऑल, ठीक है। बट जो सिविल लॉज हैं, सिविल लॉज हमारे अलग अलग हैं सबके लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल और डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कास्ट या फिर रिलीजन, इसके अकॉर्डिंग जितने भी हैं ये सारी चीजें, उसके अकॉर्डिंग जो अपने कस्टमरी लॉज हैं, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, मतलब नॉट सेम फॉर ऑल। अगर आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हो तो आपके लिए ये सारी चीजें अलग होंगे, ये लॉज अलग होंगे। कोई सिखिज्म में बिलीव करता है उसके लिए अलग होंगे, तो मुस्लिम्स कोई है, क्रिश्चियंस कोई अलग है, पारसी कोई अलग है। तो हर एक अलग अलग एथनिसिटी जो है हमारी इंडिया के अंदर उसके लिए अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए जितने भी सिविल मैटर्स हैं उसका एक लॉ बनाना। जैसे क्रिमिनल केसेस में सारे के सारे लॉज सेम है, तो उसी तरीके से एक लॉ बनाना which would be applicable to religious communities in matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption। मतलब हमारे जितने भी सिविल मैटर्स हैं उन सब के लिए एक कानून ऐसा देश में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम इतना समझते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसा तो है नहीं कि आज से चर्चा में है, और जब कभी कानून बने थे तो तब भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बात हुई होगी। जब स्टार्टिंग में, तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या इसके चीजें रही है, हिस्ट्री क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तब से लेके और अब तक। तो हम इसमें पहले प्री इंडिपेंडेंस में जाते हैं, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 1835, ठीक है। 1835 उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राज था, ठीक है। तो उस टाइम पे एक ब्रिटिश रिपोर्ट आई, ठीक है, ब्रिटिश रिपोर्ट जो बात करती है कि यूनिफॉर्मिटी इन लॉज, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन लॉज, ठीक है। बट उन्होंने भी क्या बोला कि नहीं, इसमें भी हम पर्सनल लॉज शुड बी एक्सक्लूडेड, पर्सनल लॉज शुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं अभी की हिस्ट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके से आज की जो स्थिति है वो किस किस प्रकार से बनी, कहां से चला। तो सबसे पहले 1835 में ब्रिटिश रिपोर्ट आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम पे राज होता था, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का हम पे राज था कंपनी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर एक और रिपोर्ट आती है अक्टूबर 1840 में, ठीक है, लेक्स लॉ की रिपोर्ट इसको बोलते हैं, जो कहती है कि इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्म फॉर्मिटी इन कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज रिलेटिंग टू क्राइम, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये भी सिविल लॉज के बारे में कोई बात नहीं करती, ये भी क्राइम, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉज के बारे में ही बात करती है। जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, जो करंट स्टेटस है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके तो स्टिल आज भी अगर हम देखेंगे बाद में, तो बहुत सारे लॉज जो है वो बहुत सेम है, सिमिलर है सबके लिए,
ठीक है। बट क्रिमिनल लॉज के बारे में ये भी कहीं कोई बात, वो सिविल लॉज के बारे में ये भी कोई कहीं बात नहीं करती। उसके बाद फिर 1957 से डायरेक्ट रूल ब्रिटिशर्स का हो गया था हमारे ऊपर। तो तब हम देखा कि 1980 1859 में क्वीन ने प्रोक्लेमेशन किया कि एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स, मतलब कि हमारे जितने पर्सनल रिलीजियस मैटर्स है, पर्सनल बिलीफ्स है, उसमें जो क्राउन है वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहाँ भी मतलब यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं हुई। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी ये फूट डालने का या वट एवर रीजन वट वॉज दे, वो टॉपिक का विषय नहीं है, मतलब वो नहीं करेंगे। हम बस इतना समझने की बात करेंगे कि उस टाइम पे भी जब लॉज हमारे लिए बने थे तो कहीं ना कहीं उसमें इसकी बात नहीं हुई थी। ठीक है। तो बीच में फिर 1947 तक जितनी भी चीजें हुई उसमें ये चीजें बीच में उठती रही, दबती रही। तो उसके बाद हम सीधा चलते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे भी जो आज देखते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत मुखरता से अपनी बात रखी थी कि भारत में सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अगर आप डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ोगे तो ये दो प्रोमिनेंट लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया शुड गो फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट फॉर वट एवर रीजन जो भी रहे थे उस टाइम पे और लीडर्स उसमें सहमत नहीं हो पाए। तो उस चीज को हमने फिर उस समय के लिए कहा कि ठीक है, अभी नहीं, जब हम उसके लायक हो जाएंगे तब जाएंगे। तो उसको फिर हमने आर्टिकल 14 में डाल दिया था, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 44 में। ठीक है, डीपीएसपी में। वो अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। तो अभी इतना समझ लीजिए कि इन दोनों लीडर्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होते समय उसका फेवर पक्ष में बात करी थी। ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे उसके बाद हमारे बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बहुत सारी अलग अलग जजमेंट्स आई, बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट्स आई कोर्ट की तरफ से। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ये केस है, मिस्टर जॉर्डन दे केस। इसमें क्या होता है, ये एक क्रिश्चियन मैन होते हैं। ठीक है। ये एक क्रिश्चियन मैन होते हैं जो कि एक हिंदू लेडी से शादी करते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ टाइम बाद इन इन दोनों की बनती नहीं, तो ये डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल करते हैं। ठीक है। अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये क्रिश्चियन होते हैं। ठीक है। क्रिश्चियन होते हैं और जो इनकी वाइफ थी वो कहीं ना कहीं हिंदू थी। ठीक है। तो अब किसके अकॉर्डिंग, दोनों के अगर लॉज देखें हम, डाइवोर्स लॉज हैं दोनों, बहुत अलग अलग हैं। तो किसके अकॉर्डिंग जजमेंट दे? ठीक है, दोनों डिफर करते हैं। तो यहाँ से कोर्ट को समझ आता है कि बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी है लॉज को लेके, और ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत चीजें हैं, और कहीं ना कहीं आ, आ, जो लोगों के मन में भी है इस चीज को लेके बहुत सारी अलग अलग धारणाएं बनी हुई है कि किसी को कुछ, किसी के लिए अलग लॉज है, किसी के लिए अलग लॉज है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं डायरेक्शन देता है गवर्नमेंट को भी कि इस चीज को ध्यान दे और इसके लिए कोई ना कोई लॉज बनाए। ठीक है। उसके बाद एक बहुत चर्चित केस आता है, शाहबानो केस। ठीक है। ये अपने आप में पूरा एक अलग से टॉपिक हो सकती है, इतना चर्चित केस है शाहबानो केस है, बट हम इसको अभी शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है, एक मुस्लिम लेडी होती है। ठीक है। उसका हस्बैंड उसको हस्बैंड उसको डाइवोर्स दे देता है। ठीक है। वो डाइवोर्स देने के बाद वो कोर्ट में केस फाइल करती है, मेंटेनेंस की मांगती है, मेंटेनेंस की रकम मांगती है, पैसे मांगती है मेंटेनेंस के लिए। बट उसको उसका हस्बैंड डिनाई कर देता है, बिकॉज एज पर मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। ठीक है। तो कोर्ट के सामने बड़ी समस्या आती है, क्योंकि वो तो एक वैलिड डिमांड कर रही है मेंटेनेंस की। अगर हम वैसे देखें, आप अपने आप से पूछोगे तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि यार वो बिल्कुल कहाँ जाएगी, वो उसको मेंटेनेंस चाहिए, बट केस है नहीं। तो फिर भी कोर्ट कहीं ना कहीं आ, उसको मेंटेनेंस देता है। बहुत सारी अलग अलग जजमेंट्स आती है, जाके उसको मेंटेनेंस मिलता है, फिर नहीं मिलता, वो एक अलग है पूरा। बट यहाँ से समझ में आता है कि यार ये तो बहुत गलत चीज हो रहा है महिलाओं के लिए। उनके तो उनके लिए तो कोई भी लॉज है ही नहीं ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी में। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, अदर कम्युनिटीज में भी, हमारे और कम्युनिटीज में भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो वीमेंस के अगेंस्ट जजमेंट देते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को समझ आता है कि भाई ये दिक्कत हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं फिर जो बोलते हैं, अ, हमारी सरकार को रिकमेंड करता है कि भाई एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सेटअप करे ताकि ऐसी प्रॉब्लम से निजात मिल सके। ठीक है। बट उसके बाद भी सरकार शायद कोई ऐसा एक्शन ज्यादा नहीं लेती है। उसके बाद फिर एक और केस आता है, मेन केस,
सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में। इस केस में क्या होता है, इस केस में दोनों हिंदू होते हैं, बट जो आदमी होता है वो बाद में अपना धर्म चेंज करके, ठीक है, रिलीजन चेंज करके मुस्लिम बन जाता है, वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर ये कोर्ट में केस जाता है, तो इसमें भी फिर कोर्ट क्या बोलता है, इसमें कोर्ट बोलता है कि पोलीगैमी शुड बी बैन्ड, ठीक है, पोलीगैमी बैन होनी चाहिए। और आप बेशक रिलीजन चेंज करो, बट वो पोलीगैमी अलाउ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब पहली वाइफ से शादी करी थी तो एज ए हिंदू करी थी, तो आप जब तक आपकी पहली वाइफ से डाइवोर्स नहीं हो जाता, म्यूचुअली डाइवोर्स नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो इन चीजों को लेके कहीं ना कहीं ये चीज समझ समझ आती है कि लोग कहीं ना कहीं जो पर्सनल लॉज होते हैं रिलीजन चेंज करके उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ऐसा लॉ बनाए जो इन सब चीजों को एड्रेस करे, ठीक है। अब एक चीज समझ आती है कि हमारे तो हम तो ये देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो जब जो चाहे वो ऑर्डर पास करके उसको लॉ बना सकता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट खुद से लॉ क्यों नहीं बना देता अभी तक। तो उसका हम देखते हैं, फिर आता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो हम पहले बात करी थी पॉइंट ऑफ ऑर्डर में, उसमें चलते हैं कि आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 जो है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। वो उसमें क्या बोलते हैं आर्टिकल 44 में कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बात निहित है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी अगर इसकी बात करते हैं तो कोई भी गैर संवैधानिक बात नहीं करते कि अगर कोई डिमांड करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये कोई भी गैर संवैधानिक बात नहीं होती, संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है, तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, कि ऐसा क्या बोल कि जब संविधान में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो फिर बन क्यों नहीं रहा। अब इसके लिए हम अगर देखें तो सबसे बड़ी चीज आती है कि ये डीपीएसपी के अंडर आता है, ठीक है। आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी के अंदर आता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मतलब ये स्टेट्स को डायरेक्शंस दी गई है कि ऐसा होना चाहिए जब उन्हें ठीक लगे, ठीक है। इसमें आर्टिकल 37 जो है, आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, वो कहता है डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल, डीपीएसपी नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है, बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कोई भी कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, बाय एनी, सॉरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बट गवर्नमेंट कैन मेक, मतलब कि गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे थिंक सो। मतलब जब सरकार को लगे कि अब हमारा समाज उस चीज को अ, अपना सकता है, उस चीज को समझ सकता है, तो गवर्नमेंट को सही लगे, जिस टाइम पे गवर्नमेंट को सही लगे, इट्स अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो कब इसको लागू करना चाहे, ठीक है। तो ये हमारा संविधान जो है उस चीज के बारे में बात करता है। इसके बाद यहां तक सबको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो इसको जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीडेड, क्यों, मतलब फेवर में इसके आर्गुमेंट्स क्या देते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जाए। एक चीज और है, अगर हम लोग बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दो टॉपिक्स, दो सब्जेक्ट में हमारे जीएस 1 में और जीएस 2 में काम आता है, इंडियन सोसाइटी और जीएस 2 में। जस्ट ऐसे इसको छोड़ भी सकते हैं, एक जनरल पर्सपेक्टिव के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता भी नहीं रहा आपको, बहुत जनरल चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि डोमेन्स ऑफ सिविल कोड इन इंडिया क्या क्या होते हैं, सिविल कोड्स में क्या क्या आते हैं, रिलीजियस कस्टम्स आते हैं, मैरिज आती है, डाइवोर्स आते हैं, इनहेरिटेंस आते हैं, सारी चीजें आती है, ठीक है। तो जो लोग इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, हम एक बार उनको देखने का प्रयास अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है कि यूनिफॉर्म प्रिंसिपल, मतलब भाई सबके लिए सेम कानून होने चाहिए, ठीक है। सबके लिए सेम कानून होंगे तो बहुत सारी चीजें इजी होएंगी, इजी एडमिनिस्ट्रेशन होएगा, ठीक है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन होएगा। उसके बाद प्रिवेंट रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बहुत पर्सनल लॉज में ना हम देखेंगे कि बहुत सारे रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं महिलाओं के खिलाफ या फिर बच्चों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं जो वल्नरेबल सोसाइटी है, ठीक है, विमेन्स के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें
यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, ठीक है। और प्रोमोट सेकुलरिज्म, अब सेकुलरिज्म को प्रमोशन हम कैसे कर रहे हैं, तो हम इंडिया की अगर नोशन देखते हैं सेकुलरिज्म की, तो वो ये है कि यू उसमें स्टेट कैन इंटरफेयर बट इन अ पॉजिटिव वे। मतलब अगर कोई भी चीज डिस्क्रिमिनेटरी लेवल पे हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं उसको सुधार सकती है। उसके जब जैसे हमने अभी रिसेंट में देखा भी ट्रिपल तलाक, ये महिलाओं के लिए साफ साफ एक तरीके से बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफेयर किया। और ये हमारे अपनी जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है उससे अलग, कि बिल्कुल अलग, छोड़ दो धर्म को, ये सारी चीजें। हमारा सेकुलरिज्म अलग है कि धर्म, रिलीजन, हमारा जो सेकुलरिज्म है वो बोलता है रिलीजन एंड स्टेट शुड गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ के साथ दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, तभी एक हम डेवलप नेशन, डेवलप सोसाइटी बन पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म की बात आती है। एंडिंग अनजस्टिस एंड कस्टम ट्रेडिशन, ठीक है। आप ट्राइबल एरिया में जाओगे ना, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कस्टम्स हैं वहां पे फीमेल्स के लिए, और बच्चों के लिए, कि मतलब वो देख के दया आती है, ठीक है। बहुत दयनीय स्थिति है, तो उन चीजों को भी कहीं ना कहीं, और वो किस यहाँ पे चल रहे हैं, जस्ट कि उनके पर्सनल लॉज हैं, उसके यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाती, या फिर कोई लॉज उनके अगेंस्ट नहीं बन पाते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी आती है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन। अब हमारा एक देश है, एक जगह पे हम रह रहे हैं, तो दो लोगों के लिए दो अलग अलग कानून क्यों बनाए जाए, इसमें कोई ना कोई किसी एक को फेवर, किसी एक को फिर नुकसान क्यों हो। और सबसे एक फिर और चीज आती है, वो रिमूव वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है कि कोई एक पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगती है कि हम ये कर देंगे, हम पावर में आगे तो ये कर देंगे, एक्स पार्टी ये कर देगी, वाई पार्टी ये कर देगी, तो कहीं ना कहीं ये भी खत्म होएगी जब सबके लिए सेम कानून बन जाएगा, तो ये पूरे देश के लिए ही चीजें होंगी, ठीक है। तो मतलब इसके मेन मेन आर्गुमेंट्स क्या आते हैं हमारे सामने, सबसे पहले तो हमारे सामने आता है कि यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स होएगा, सबके लिए सेम जैसे एक जैसे विधान होएगा, ठीक है। सेकुलरिज्म को ये चीज प्रमोट करेगी, ठीक है, प्रिवेंट करेगी, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। और कोई भी कस्टम ट्रेडिशंस ना हो। अब हम बात करते हैं कि मतलब जो हमारे SC ST कम्युनिटी है, कि वो कहीं ना कहीं फिर इसके अगेंस्ट जाएंगी, बट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनकी खुद की स्टेटमेंट है ये, कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो जो वल्नरेबल एंड वुमेन्स राइट है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन होएगी, और नेशनल इंटीग्रेशन में ये हेल्पफुल होएगा, ठीक है। तो जो SC ST लीडर्स, हमारे सबसे बड़े लीडर्स में से एक हुए हैं, इवन दो उनको ये कहना कि वो SC ST लीडर्स थे वो अनजस्टिस होगा, बट एक तरीके से कहीं ना कहीं जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उन्होंने पूरा टाइम दलित उत्थान के लिए काम किया है, तो वो खुद मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन मेन पॉइंट्स थे इसके बारे में। हम उसके बाद हम बात करते हैं कि फिर चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। चैलेंजेस सबसे पहले क्या क्या आते हैं, चैलेंजेस अब हमारे लिए सबसे पहले आता है कि भाई वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, लागू करने से। क्यों वोलेशन कैसे होएगा, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 25 है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ठीक है, कि मतलब हमें अपने धर्म का आजादी है, हम जो चाहे जिस तरीके से चाहे। ये किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, मतलब हम जिस तरीके से चाहे अपने धर्म के अकॉर्डिंग जी सकते हैं, और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उसकी बात जो है आर्टिकल 25 करता है। और आर्टिकल 26 बात करता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, कि मतलब हमारे जो रिलीजियस के पर्सनल अफेयर्स हैं उसमें कोई भी इंटरवीन ना करे, हम अपने अकॉर्डिंग उनको देख सकते हैं। ये हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है कि उसके लिए सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं हम UCC को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार को इन दो आर्टिकल्स में इंटरवीन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लैकिंग पॉलिटिकल विल। अब 19 आजादी के बाद से इसके बारे में बात होने लगी थी, 1980s तो आते आते ये हो गया था कि अब तो बस इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, बट पॉलिटिकली, वोट बैंक पॉलिटिक्स का हो या कुछ भी का हो, वट एवर रीजन इट वॉज, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इच्छा की कमी दिखती है। अब हालांकि थोड़ी पॉलिटिकल विल दिख रही है इस गवर्नमेंट में आने की, बट जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर
कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नाराज ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी हमें दिखाई देती है। कम्युनल पॉलिटिक्स, सेम बात वही है कि कम्युनल पॉलिटिक्स के चलते इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया वोट बैंक। मतलब कोई भी एक बार पावर में आने के बाद ना हर कोई सोचता है कि कुछ भी करना पड़ जाए, मतलब कहीं ना कहीं हम हमारे से कोई भी कम्युनिटी नाराज ना हो, तो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, इस चक्कर में जो चल रहा है बस चलने देते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। अब एक जो सच में कहीं ना कहीं चैलेंजेस दिखते हैं वो है कि रिड्यूस डाइवर्सिटी। इंडिया जो है एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग इसमें कस्टम्स हैं। ठीक है। ट्राइबल कस्टम्स हैं। ठीक है। बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। ठीक है। बहुत सारे अपने अपनी बिलीफ्स हैं। ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो उसके अपने अपने अलग अलग कल्चर है। सबका मल्टी कल्चर जिसको बोलते हैं, मल्टी कल्चर। ठीक है। इंडिया मल्टी कल्चर सोसाइटी है। तो अगर हम सबके लिए सेम कानून बना देंगे, तो वो सब पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये जो डाइवर्सिटी है, वो इम्पैक्ट होगा उस पे। हमारी डाइवर्सिटी कम होएगी, सब एक जैसे लॉज फॉलो करेंगे, उनके कस्टम्स पे, उनके ट्रेडिशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है। तो इसको भी कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जब हम यूसीसी के बारे में बात करते हैं। कि जैसे बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए बात है, जो जंगलों में रहते हैं, जो बहुत जो मेन स्ट्रीम है उससे बहुत पिछड़े हुए हैं, तो वो अपने एक अलग दुनिया है उनके लिए अपनी दुनिया बहुत खूबसूरत है। उन पे अगर हम जबरदस्ती ये लॉज इंप्लीमेंट करेंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीजें दिक्कत की विषय होगी। ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं इस, उसके बाद हाँ, अब हम बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है करंट स्टेटस क्या है। ठीक है। अभी जो है करंट स्टेटस क्या है, तो हम करंट स्टेटस देखते हैं कि अभी 2018 में, ठीक है, 2018 में जो लॉ कमीशन है उसने क्लियरली बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। कि मतलब अभी के टाइम पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना तो डिजायरेबल है ना उसकी नेसेसरी है। ठीक है। बट फिर इसके बाद एक और अभी 2023 में 2023 में क्या होता है कि जो 22nd लॉ कमीशन होता है उसका गठन होता है। आई थिंक जून 2023 की बात है ये, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है। उसका गठन होता है और उसमें लॉ कमीशन की ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि लॉ कमीशन डिसाइड्स टू सोलिसिट व्यू एंड आइडियाज ऑफ पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे कहीं ना कहीं व्यूज मांगेंगे। क्या होगा, मैं लिख रहा हूं इसको, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लॉ कमीशन, ठीक है, डिसाइड्स टू सोलिसिट व्यू एंड आइडियाज ऑफ द पब्लिक एंड रिलीजियस लीडर्स organizations about the UCC। ठीक है। कि कहीं ना कहीं अब वो व्यूज मांगेंगे कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन जानने की वे कोशिश करेंगे एंड उसके बिहाफ पे फिर कोई आगे डिसीजन लिया जाएगा। तो मतलब अभी ये इस तरह पे आगे खड़े हुए हैं हम कि बन सकता है। ठीक है। अब इससे पहले भी हमारे कुछ एक लॉज हैं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में, ठीक है, कि जो अभी सबके लिए सेम है। ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हमने बात करी थी उधर ब्रिटिश टाइम पे भी 1840s में जब लॉज बने थे, तो उस टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, 1872 में जो हमारा बन गया था, ये सब पे सेम इम्प्लीमेंट है। ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड है, ये सबके लिए सेम है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये सबके लिए सेम है। पार्टनरशिप एक्ट सबके लिए सेम है। एविडेंस एक्ट, मतलब बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो सेम फॉर ऑल है स्टिल। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने भी सिविल केसेस हैं वो सारे के सारे बिल्कुल अलग हैं।
नहीं, कुछ ऐसे भी एक्ट्स बनाए हैं बीच बीच में सरकार ने जो कहीं ना कहीं इसकी बात करते हैं, जो यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि स्टेट हाउएवर मेड हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स एंड देयरफॉर इन सर्टेन मैटर्स देयर इज अ डाइवर्सिटी इवन अंडर दीज सेकुलर लॉज। ठीक है, कि समय समय पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स हुई है, ठीक है, जो बट उसके बाद भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है और बहुत सारे सेकुलर सिविल लॉज ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है हम सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो बहुत नॉन यूनिफॉर्मिटी उन केसेस को लेके हैं, उन लॉज को लेके है, ठीक है। तो ये मोटा माटी अभी हमने समझने का प्रयास किया। अब अगर हम एक चीज देखें कि इसका वे फॉरवर्ड, हम थोड़ा अभी, अब हमने सारी चीजें डिस्कस करी, उसका थोड़ा वे फॉरवर्ड निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, इसका वे फॉरवर्ड कंक्लूजन क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि इतनी सारी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, इतने सारे उसके सिग्निफिकेंस डिस्कस करे, चैलेंजेस डिस्कस करे, सारी की सारी चीजें। तो सबसे हम कंक्लूजन के लिए एक ही चीज लिख सकते हैं कि जब तक लोग खुद अवेयर नहीं होंगे तो तब तक सरकार के लिए भी इतना इजी नहीं होगा इसको इम्प्लीमेंट। तो अवेयरनेस हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं कि अवेयरनेस अमंग सोसाइटी इज मस्ट, एटलीस्ट दे शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, ऐसा ना हो कि दंगे हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें समझना पड़ेगा कि वाई इट इज नीडेड। एंड हम सबको इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अवेयरनेस कहीं ना कहीं सोसाइटी में फैलानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा जो है, अब एक चीज हो रहा है, जैसे गोवा में हम देखेंगे, ठीक है, कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, बिकॉज वहां पे पोर्तुगीज थे, ठीक है, इस वजह से। तो कहीं और, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कहीं भी सिविल कोड लागू नहीं है, तो गोवा स्टेट में है। ठीक है, तो गोवा की तरह हमारे देश में भी हो सकता है। अब बस ये है कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगली बात हम करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, ठीक है, रिलीजियस लीडर्स है, ठीक है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको डिस्कस करके समाज के अंदर ये मैसेज देना पड़ेगा। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल पर्सन हैं, उन वो समाज को एक बेटर तरीके से जानते हैं, उनका पब्लिक कनेक्ट अच्छा होता है, तो वो उस चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से उस अप्रोच को लोगों तक समझा सकते हैं कि क्यों ये जरूरी है। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि जो मैं समझता हूं कि सडन इम्प्लीमेंटेशन ना होके, सडन इम्प्लीमेंटेशन ना हो। जैसे हमने बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया या फिर पार्टनरशिप एक्ट बनाया, हम जैसे अभी ट्रिपल तलाक का एक केस लेते हैं हम, ठीक है, ट्रिपल तलाक का जो हमने केस लिया, इसको अबोलिश किया ना गवर्नमेंट ने। तो ऐसे ही जो जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, हम एक एक करके एलिमिनेट उनको कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ताकि उससे एक जो है पब्लिक में ऐसा मैसेज भी ना जाए कि सबकी डाइवर्सिटी जितनी भी है उनको वो खतरे में है या उनके लॉज खतरे में है। ओनली उनके उन पे हम एक्शन ले जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं। ठीक है, तो उन पे एक्शन हम लोग इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और आपके और आपको क्या क्या लगता है, आप भी इस चीज में सोच सकते हो और क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, और जैसा ये है कि गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन भी मांग सकती है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, जो हमने बात भी करी 22nd लोग कमीशन जो इसके बारे में बात कर रहा है, जो बात कर रहा है अभी लोगों से और स्टेक होल्डर से। ठीक है, तो ये है। तो इसी के साथ हम आज अपनी जो डिस्कशन है इसको यहीं पे खत्म करेंगे। और आप सब इस सेशन में आए, आप सबने सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया है तो आप जरूर बताएं। होपफुली किसी और अच्छी वीडियो के साथ फिर से आप सबके बीच आएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।